तो पिछले वीडियो में हमने आपके नेगोशिएशन का एक पूरा लॉजिक डेवलप किया था कि जिसमें आपको एक रोड मैप मिल गया कि कौन से सिनेरियो में आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है। तो वो रोड मैप क्रिएट करने के बाद हम अभी ये देखेंगे कि आपको क्या होमवर्क करके जाना है नेगोशिएशन में, ताकि आपको एक एज मिल सके, आपको एक अपर पोजीशन मिल सके नेगोशिएशन में। तो सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो है कि आपको स्टैटिस्टिक्स और केस स्टडीज डेवलप करने हैं आपके पॉइंट को बैकअप करने के लिए। इसका एक अगर एग्जांपल ले, आपका 1000 रुपए का प्रोडक्ट जब आप एज ए सेल्समैन कस्टमर को बेचने के लिए जाते हैं तो कस्टमर बार्गेनिंग तो करेगा ही। तो जब वो बार्गेनिंग करता है वो आपको पूछेगा कि आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट है लेकिन ये मैं तो बार्गेनिंग करके 800 या 850 में ही खरीदूंगा। तो आपको उस टाइम पे ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्यों 1000 रुपए के वर्थ है। आपको वो दिखाना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट 1000 रुपए में खरीदेगा तो उसका रीज़न क्या है कि उसके पूरे पैसे वो दे। तो आपको वो दिखाना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट जो है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, हर एक कंपोनेंट का कॉस्ट क्या है। तो वो सब आप जब एडअप करेंगे तो आपका एक 1000 रुपए का प्रोडक्ट बनता है। तो उससे स्टेटिस्टिकली आपके प्रोडक्ट का वर्थ दिखता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट 1000 रुपए में खरीद सकते हैं। दूसरा, आप एक केस स्टडी भी प्रेजेंट कर सकते हैं उसी सिनेरियो में कि मेरा एक कस्टमर था जिन्होंने मुझसे ये 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा और उनको पहले 5 साल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। 5 साल के बाद रूटीन मेंटेनेंस कोई भी चीज़ मांगती है, वो जब उन्होंने किया तो आज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। लेकिन ऐसे ही इसी कैटेगरी के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो थोड़े चीपर प्राइस में मार्केट में अवेलेबल हैं, उस केस में आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। आपका 3 साल में प्रोडक्ट बिगड़ सकता है। तो ऐसे आपको केस स्टडीज, रियल लाइफ केस स्टडीज, इमेजिनरी नहीं क्रिएट करने हैं, आपको रियल लाइफ केस स्टडीज प्रेजेंट करने हैं कि जिससे पता चल सके कि 1000 रुपए का प्रोडक्ट में और सस्ते प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। तो ये आपका जो पॉइंट है उसको बैकअप करने में मदद करेगा, आपके पॉइंट को एक सही पोजीशन है वो डिस्प्ले करने में मदद करेगा। तो वो पहली चीज हो गई। जो दूसरा चीज आपको करना है वो है आपको थंबनेल स्केचेस क्रिएट करने हैं। तो थंबनेल स्केचेस यानी कि क्या, आप जिसके सामने बैठे हैं, जिसके साथ आप नेगोशिएट करने वाले हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए पहले ही। अब ये जानकारी आप कैसे पा सकते हैं? अगर पहले उनके साथ आपने कोई इंटरेक्शन किया हुआ है, पहले कुछ मीटिंग्स हुई है, तो आपको पता होगा कि ये आदमी इस टाइप के लाइफस्टाइल या इस टाइप का मेंटालिटी से बिलोंग करता है। सपोज आपको पता होगा अगर पहले मिले हुए हैं तो कि इसके लिए प्राइस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सस्ते में दे दिया तो ये बाकी सब में कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। अगर किसी के लिए क्वालिटी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो आपको क्वालिटी पहले सेटल कर देनी है कि आपका क्वालिटी अच्छा है तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आप उससे पहले नहीं मिले हुए हैं तो आप क्या करेंगे? आज हम एक डिजिटल एरा में जी रहे हैं। हम उसके सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल, गूगल के प्रोफाइल, उससे भी उसके बारे में थोड़ा जानकारी पा सकते हैं। आप अगर किसी भी इंसान के 10 फोटोज देख लेना तो आपको एक ब्रीफ आइडिया तो आ ही जाएगा कि वो आदमी स्वभाव में कैसा है या फिर उसका लाइफस्टाइल कैसा है। तो उसको आप यूज कर सकते हैं नेगोशिएशन में। तो ये एक सोशल मीडिया का आप यूज कर सकते हैं, या फिर मीटिंग से पहले मीटिंग का डिसीजन, जो लोकेशन है उसका डिसीजन के लिए या फिर टाइम डिसाइड करने के लिए आप उनके साथ फोन पे एक बार बात करेंगे तो भी आपको उनकी आवाज़ से, उनके बोलने के तरीके से, टोन से आपको एक आइडिया आएगा कि ये आदमी स्वभाव में कैसा है। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं अपने नेगोशिएशन के प्लानिंग में। तो आपको पता चलेगा कि आपको एक क्या अच्छा एक रिजल्ट मिल सकता है जब आपको उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन हो। तो वो हो गया दूसरा चीज़, विच इज़ क्रिएटिंग थंबनेल स्केचेस। जो तीसरा चीज़ आता है व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशन प्रिपरेशन इज यू हैव टू असेंबल ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स असेंबल कैसे करना है? हमने जो फ्लो डिसाइड किया था वो फ्लो में आपको पता है कि आप कौन से स्टेज पे क्या चीज़ करने वाले हैं। तो जैसे अगर पहले स्टेज में आप इंट्रोडक्शन करने वाले हैं तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपका एक प्रोफाइल हो गया, आपका विजिटिंग कार्ड हो गया, कंपनी का प्रोफाइल हो गया, कंपनी का ब्रोशर हो गया। तो वो आपके लिए पहले स्टेज के डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। दूसरा, जब आप प्रोडक्ट के बारे में फ्लो में, अगर दूसरा चीज़ आपका प्रोडक्ट है तो आपके लिए प्रोडक्ट का ब्रोशर हो सकता है, प्राइस लिस्ट हो सकता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के क्या क्या वेरिएंट्स हैं वो हो सकते हैं। तो वो आपके लिए सेकंड जो फेज़ है उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए। तीसरा, अगर आप प्रपोजल रख रहे हैं तो आपके लिए प्रपोजल का एक हार्ड कॉपी,
या फिर आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसका एक हार्ड प्रिंटेड कॉपी होना चाहिए जो आप सामने वाले को दे, जो ताकि वो उसको पढ़ सके और समझ सके। एक चीज़ डॉक्यूमेंट असेंबल करने में आपको ध्यान में रखनी है, वो है जो भी डॉक्यूमेंट आप रख रहे हैं उसको सीक्वेंस में रखना है। आपको जिस सीक्वेंस में उसका ज़रूरत पड़ने वाला है, अकॉर्डिंग टू द फ्लो, उस सीक्वेंस में ही आपको वो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, ताकि आपको एक के बाद एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में मिलते जाएं। और हर एक डॉक्यूमेंट की एटलीस्ट 3 कॉपी आपको साथ में रखनी है। 3 कंपनी की प्रोफाइल, 3 प्राइस लिस्ट, 3 प्रोडक्ट का ब्रोशर, हर एक 3-3 के सेट तो मिनिमम रखने हैं, क्योंकि आप जब किसी से मिल रहे हैं तो आपको पता नहीं होता है कि सामने कितने आदमी आने वाले हैं। तो अगर हम 3 कॉपीज रखते हैं तो एक सेटिस्फैक्टरी अमाउंट है, क्योंकि 3 से ज़्यादा होते हैं तो वो अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके या फिर एक कॉमन कॉपी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 तो आपको रखने ही है। अगर एक आदमी है तो एक कॉपी से चल जाएगा, लेकिन 2-3 में आपको वो ज़्यादा कॉपीज काम में आएगी। तो डॉक्यूमेंट्स को आपको उस तरीके से असेंबल करना है और उसको बैग में मत ले जाइए। एक फोल्डर लीजिए, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स को रख दीजिए सीक्वेंस में, ताकि आपको बैग खोल के हर एक अलग अलग जो भी पॉकेट्स हैं उसके अंदर, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स ढूंढने ना पड़े, आपको एक ही फोल्डर में से सब सारे जो भी चीज़ आपको चाहिए वो मिल जाए। तो वो हो गया तीसरा, जो है असेंबलिंग द डॉक्यूमेंट्स। जो चौथा चीज़ आपको करना है वो है, अगर आप एक बड़ी कंपनी में नेगोशिएट करने जा रहे हैं, जैसे रिलायंस या टाटा, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका जो साल का एक जनरल मीटिंग होता है, एजीएम होता है, उससे पहले वो उनके जो अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक करते हैं। तो अभी किसी भी कंपनी की अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन देख के आपको पता चल सकता है कि वो कंपनी का करंट फाइनेंशियल एंड ओवरऑल सिचुएशन क्या है। उससे आपको कंपनी के बारे में काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो अगर आप एक बड़ी कंपनी के साथ नेगोशिएट करने जा रहे हैं तो वो चेक कर लीजिए कि क्या आपको उनके अकाउंट्स के इन्फो मिल सकते हैं। अगर वो मिलता है तो उसको भी एक बार आप रिसर्च कर लीजिए, ताकि आपको उसके बारे में थोड़ा फाइनेंशियल भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो वो कंपनी के हालत के बारे में। जो अगला चीज़ आपको करना है वो आपको सोचना है कि सामने जो कंपनी है उसके पास आपके डील के रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग का कंपनी है और मैं एक पुरानी कंपनी जो पिछले 40 सालों से काम कर रही है, कपड़े की दुकान में है, उसके साथ मैं डील करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि मुझे उसका डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अभी 40 साल पुराना है, वहाँ पे एक एक एजेड अंकल बैठे हुए हैं जो वो धंधा चला रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, मुझे पहले से ही पता है कि इस चाचा को डिजिटल वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। एक्सेप्शंस होते हैं, शायद उनको पता हो, लेकिन मेजॉरिटी टाइम हम ये मान सकते हैं कि जो अबव 60 है आज के टाइम पे, उनको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं होगा रिगार्डिंग द करंट डिजिटल वर्ल्ड। तो मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, मैं जब उनके सामने जाता हूँ तो मुझे पता हो सकता है कि उनको बेसिक आइडिया होगा कि फेसबुक नाम का कोई चीज़ है, इंस्टाग्राम नाम का कोई चीज़ है, गूगल नाम का कोई चीज़ है, लेकिन उनको इन डेप्थ नहीं पता होगा। तो मैं उनका जो इन्फॉर्मेशन का जो डिप्रीवेशन है उसको मैं अपने फ़ायदे में यूज़ कर सकता हूँ। वैसे ही अगर मैं किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में जा रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में, तो मुझे पता होगा कि उनको डिजिटल वर्ल्ड के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। तो मैं उनको ऐसा कुछ टर्म्स नहीं होगा उनके पास जो उनको पता नहीं होगा रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं जो डील लेके जा रहा हूँ उस डील के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी टर्म्स हैं, जो भी कंडीशंस आप डालने वाले हैं, उस टर्म्स एंड कंडीशंस से रिलेटेड सामने जो आदमी बैठा है उसको कितना जानकारी है पहले से, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है। और एक आखिरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ज़्यादा अमाउंट्स, फिगर्स और फैक्ट्स नहीं डालने हैं आपको नेगोशिएशन में। क्योंकि जब हम फिजिक्स की बात करें, न्यूटन के ग्रेविटी के लॉ की बात करें, तो हम सब ने वो कहानी सुनी थी कि न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, उसके सामने एप्पल एक ज़मीन पे गिरा, तो ग्रेविटी का शोध हुआ कि ग्रेविटी नाम का एक फोर्स होता है जो हर एक चीज़ को अर्थ की तरफ खींचता है। तो वो सुनने में ग्रेविटी इतना सिंपल है, लेकिन जब उसको साइंटिफिकली अप्रोच करते हैं, जब फिजिक्स के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं, तो पूरा न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ आता है, हर एक एस्केप वेलोसिटी, ऐसी काफ़ी सारी टर्म्स एंड जो टर्मिनोलॉजीज आती है वो इन्वॉल्व हो जाती है, और वो एक ग्रेविटी जैसी सिंपल चीज़ को भी कॉम्प्लिकेट कर देती है। इस ऐसे ही आपका जो डील है
उसमें एक सिंपल स्टेटमेंट को भी आप ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर्स डाल के कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, और ये आपको हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि जितना सिंपल रखेंगे उतना सामने वाले को मज़ा आएगा और सामने वाले को जल्दी समझ में आएगा। तो ये कुछ होमवर्क आपको करने हैं जब आप नेगोशिएशन में जाते हैं, ताकि आपको एक अपर पोजीशन मिले, एक एज मिले आपके अपोजिशन के सामने। जो आखिरी चीज़ आपको करनी है जब आप नेगोशिएशन में जाते हैं वो है, आपको ये देख लेना है कि आपका कोई भी पॉइंट ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स की वजह से कॉम्प्लिकेट ना हुआ हो। जैसे कि अगर एक सिंपल एग्जांपल ले, ग्रेविटी। ग्रेविटी का जो कंसेप्ट है वो हम स्टोरी के फॉर्म में समझे थे कि न्यूटन जब एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तब उनके सामने एक एप्पल पेड़ पे से टूट के ज़मीन पे गिरा। तो उनको लगा कि ये कैसा फोर्स है जो हर एक चीज़ को अर्थ की तरफ खींचता है। तब ग्रेविटी की खोज हुई थी, और ये ग्रेविटी का जो फोर्स है उसको सुनने में ये स्टोरी से काफ़ी इजीली समझ में आ जाता है। लेकिन जब आप इसको फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसे काफ़ी सारे टर्म्स आ जाते हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज आ जाते हैं जो एक सिंपल ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। वैसे ही आप जो भी पॉइंट प्रेजेंट कर रहे हैं नेगोशिएशन में, उसमें अगर आपने गलती से ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स डाल दिए ना, तो उससे आपका नेगोशिएशन पहले तो बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे नंबर्स लगेंगे तो पॉइंट समझने में भी मुश्किल ही होगी सामने वाली पार्टी को। दूसरा, नेगोशिएशन उतना ही लंबा खींचेगा, क्योंकि समझने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसका सामने काउंटर प्रपोजल देने में भी उनको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको हो सके उतना सिंपल रखना है कि जिससे आपका प्रपोजल जल्दी समझ में आ जाए, सामने वो इजीली काउंटर कर सके, और आपका नेगोशिएशन एक जल्दी विन विन के पोजीशन पे आके ख़त्म हो सके। तो ये होमवर्क आपको करना है नेगोशिएशन में जाने से पहले। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।